हेलो बच्चों, तो अल्टरनेटिंग करंट का एक नया वीडियो और आज आप पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। पहले हम आपको बताएंगे कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, कंडीशन क्या है, उस टाइम क्या क्या होता है, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन बताएंगे जो कि बड़ा मजेदार है, रेडियो स्टेशन की ट्यूनिंग, कि कैसे रेड एफएम आता है, कैसे बिग एफएम आता है, चैनल कैसे चेंज होता है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसका प्रीवियस वीडियो देखकर यहां हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ाया था। कौन सा वीडियो था? यूट्यूब पे सर्च कर लो, अल्टरनेटिंग करंट 05 सीरीज एलसीआर सर्किट, साथ में अटैच कर दो फिजिक्स वाला। वहां पे हमने दो केस लिए थे और एक केस छोड़ा था, ये वही केस है। यही बताते हैं, शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकालो भाई कॉपी और पेन, आइए मजा उठाते हैं इस खूबसूरत से टॉपिक का। निकाल लिया कॉपी पेन? अब अगले आधे एक घंटे सिर्फ हम हैं और आप हैं और कोई नहीं है। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है, ये साथ में चलते हैं। भूल जाओ यार, सारी टेंशन सब भूल जाओ, दुनिया बड़ा मजा आएगा अभी, सब भूल जाओ। लिखो, क्या लिखोगे? रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। बिल्कुल टफ नहीं है, एसी बहुत आसान चैप्टर है, बस इसको सीरीज में पढ़ो और कॉन्सेप्ट से पढ़ो। एसी बहुत आसान है। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, तो आपने एलसीआर सर्किट तो देखा ही था, कैसा बनाया था सीरीज एलसीआर। हमने ये ले लिया था एल, ये ले लिया सी और ये ले लिया आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, और इसको जोड़ देते हैं एसी के सोर्स से, एसी करंट के सोर्स से। इसके फेजर डायग्राम हमने बनाए थे, दो बनाए थे, एक वोल्टेज वाला, एक रिएक्टेंस और इंपिडेंस वाला। जरा बना के देखें। एक वोल्टेज वाला बनाया था कि अगर इस तरफ भाई साहब करंट है तो वी आर इधर होगा, और वीएल क्या होता है? करंट से आगे होता है, और वीसी करंट से पीछे। अरे भाई, इंडक्टर में क्या होता है? करंट 90 डिग्री पीछे होता है, और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे। इंडक्टर में लैग करता है, कैपेसिटर में लीड करता है। और ये है क्या? वी आर, वी एल, वी सी। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, किसमें? रेजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में पीक वैल्यू है, या आरएमएस भी ले सकते हो, पीक या आरएमएस में से कुछ भी। ठीक है, तो हम बोल देते हैं ऑल पीक वैल्यूज। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं, ये पीक वैल्यू है, वी नॉट एल, वी नॉट सी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हमने इसका रिएक्टेंस वाला भी फेजर डायग्राम बनाया था। अरे इंपिडेंस वाला, जिस तरफ करंट था उस तरफ रेजिस्टेंस आर, उससे आगे की तरफ एक्सएल और नीचे की तरफ एक्सी। इनका नाम बड़ा खतरनाक सा था, क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनका फेजर सम करोगे तो नेट वोल्टेज, और इनका फेजर सम करोगे तो इंपिडेंस, नेट रेजिस्टेंस, इंपिडेंस। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? हमने दो केस लिए थे। एक केस वो लिया था जब VL VC से बड़ा हो, या यूं कह लो कि XL XC से बड़ा हो, ऐसा केस लिया था। ये इससे बड़ा हो, ये इससे। इस केस में क्या होता था कि नेट वोल्टेज ऊपर की तरफ आता था, भाई ये बड़ा था, रिजल्टेंट इस तरफ, और ओवरऑल क्या होता था कि करंट पीछे रह जाता था। इंडक्टिव सर्किट, तो करंट पीछे रह जाता था। और दूसरा केस हमने लिया था भाई साहब कि VC VL से बड़ा हो, या XC XL से बड़ा हो, एक ही बात है दोनों। अब क्या होगा? जब ये बड़ा होगा तो नेट वोल्टेज ये नीचे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, याद है? इन दोनों में ये बड़ा तो नेट रिजल्टेंट नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। ओवरऑल करंट लीड किया। करंट लीड क्यों किया? क्योंकि कैपेसिटिव पूरा सर्किट हो गया। तीसरा केस जो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आ गया। कौन सा था? बोलो बोलो बोलो। जब VL VC के बराबर हो या XL XC के बराबर हो। किताबें ज्यादातर इसकी बात करती हैं 99%, पर आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए कि इंडक्टर में बहने वाले वोल्टेज और कैपेसिटर में बहने वाला वोल्टेज दोनों का पीक वैल्यू सेम हो जाए,
देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम हो सकती है बट फेजर नहीं। क्यों? अरे भाई डायरेक्शन अलग है ना, एक करंट से 90 डिग्री आगे, एक करंट से 90 डिग्री पीछे। वैल्यू सेम हो सकती है बट डायरेक्शन नहीं। तो हमने बोल दिया पीक वैल्यू सेम हो या बोल दो आरएमएस वैल्यू सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन तो अभी भी ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेंगे। ये चीज याद रखना, गलत कंसेप्ट मत पकड़ना। ये अभी भी कितना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज तो रहेंगे। इंस्टेंटेनियस इनकी पूरी वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, मतलब फेजर बराबर कभी नहीं हो सकते। खैर, जो किताबें बात करती हैं वो इसकी बात करती हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। भाई साहब इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, ये हुआ मस्त रेजोनेंस। क्या होगा रेजोनेंस में? ये और ये बराबर कैंसिल हो गए, तो नेट वोल्टेज ऐसा, जिस तरफ करंट है उसी तरफ नेट वोल्टेज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक्सएल एक्सी भी कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट इंपीडेंस भी सिर्फ कितना? आर के बराबर। आर के बराबर। इन तीनों के रिजल्टेंट से क्या आता है? इंपीडेंस जेड। तो जेड किसके बराबर आ गया? आर के। वो दोनों एक दूसरे को खा गए, कैंसिल हो गए। क्लियर? नोट करें इतना पहले, फिर आगे बात करें। नोट करें, अभी सब याद आएगा धीमे धीमे। छापे इसको, छाप लिया, उधर उसको नोट करें। अरे उसको भाई नोट करें। अरे भूल जाओ दुनिया के बारे में आधे घंटे के लिए, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा टॉपिक क्लियर होगा, एकदम साफ दिखने लगेगा रेजोनेंस। छाप लिया, ये मिटा दूं मैं, छाप लिया, ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं। ओके, यानी हमसे बोला है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, ठीक है, या जेड बराबर आर हो जाए। जरा जेड की वैल्यू बताना मुझको। जेड की वैल्यू थी √r² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। बाय डिफरेंस इसलिए लिखा, कभी एक्सएल बड़ा हो सकता है, कभी एक्सी बड़ा हो सकता है, तो डिफरेंस। अब यहां पे दोनों बराबर है तो भैया ये तो गया, कैंसिल हो गया, यानी जेड की वैल्यू कितनी आई? आर। क्या ये जेड की मिनिमम वैल्यू है? सोच के बोलो, क्या ये जेड की मिनिमम वैल्यू है? बिल्कुल यार, इससे कम जेड हो ही नहीं सकता। देखो रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। हाँ भाई, एक्सएल एक्सी वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो यहां पे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ओए होए 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 होए, भूल गए सब कुछ। एक्सएल की वैल्यू बोलो, एक्सएल की वैल्यू थी ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू बोलो 1/ω_c। ये दोनों ओमेगा पे, ओमेगा क्या होती थी? यहां से जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते थे उस पर डिपेंड करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड है उस पर डिपेंड करते हैं एक्सएल और एक्सी, बट आर तो कांस्टेंट है। तो एक्सएल एक्सी में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा कि इनका रिजल्टेंट 0 और ओवरऑल जेड किसके बराबर हो गया? आर के। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। एक्सएल एक्सी ऐसे सेट हुए कि दोनों को काट गए, एक दूसरे को काट गए, और जेड की मिनिमम वैल्यू आ गई यार। इससे कम जेड कैसे हो सकता है? ये कभी 0 नहीं होगा, ये दोनों का डिफरेंस 0 हो गया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, यानी आप अभी अभी नोट्स में एक नई बात लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। लिखो 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 लिखो, अभी लिखवाएंगे हम भी। एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। जेड की वैल्यू मिनिमम है, किसके बराबर? आर के बराबर। आर के बराबर। करंट के बारे में क्या कहना है? मान लो इसमें कोई करंट बह रहा है, I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी। अब इस करंट के बारे में आपकी क्या कमेंट है? I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी। क्या I0 की वैल्यू निकालना हमने आपको सिखा रखा है? I0 की वैल्यू निकालना सिखा रखा है। I0 की वैल्यू कैसे निकलती है? बोलो बोलो। I0 की वैल्यू होती है V0/Z। यही होती है, अरे यही तो होती है V0/Z। यहां की पीक वैल्यू अपॉन टोटल इंपीडेंस। टोटल क्या, इंपीडेंस नाम ही है, टोटल रेजिस्टेंस का फील ला रहे हैं उसमें कि तीनों का मिला के इंपीडेंस ही नाम है उसका। अब इस टाइम जेड कैसा है? मिनिमम।
अगर जेड मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, यानी रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है। दिस इज द मैक्सिमम। जेड कैसा है? मिनिमम। करंट कैसा है? मैक्सिमम। अब रेजोनेंस समझ में आ रहा है। सर्किट का ओवरऑल इंपिडेंस कम, सर्किट में ओवरऑल करंट बहुत ज्यादा। भीषण कंडीशन है ये। फील आ रहा है? बहुत ढेर सारा करंट। करंट इज मैक्सिमम, जेड इज मिनिमम। और जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी है? आर। तो हम करंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, आई नॉट मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर। लिख सकते हैं आई नॉट मैक्स इज वी नॉट बाई आर। पहले ये बातें लिखो, फिर बताएंगे कब होता है। पहले देखो होता क्या है। होता क्या है रेजोनेंस? सर्किट में अचानक से बहुत सारा करंट दिखा, हम ये वाला वोल्टेज वेरी कर रहे थे, इसकी फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर रहे थे, इस वोल्टेज की। किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ऐसा मामला सेट हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए, क्योंकि ये वेरिएबल थे। और ये कैंसिल होते ही इंपिडेंस मिनिमम हुआ और करंट सडनली मैक्सिमम। करंट क्या होता है? नेट वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस। ये मिनिमम हुआ और करंट सडनली मैक्सिमम। करंट अचानक से मैक्सिमम हो गया। अब एक बात करते हैं कि ऐसा होने पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे कि ऑपोजिट फेज में होंगे, कि 90 डिग्री का डिफरेंस, कि फाई का डिफरेंस। समझ रहे हो कि करंट लीड करेगा कि करंट लैग करेगा? आओ समझते हैं, बड़ा आसान है यार। ये दोनों कैंसिल हो गए, सर्किट में बचा क्या? वी आर। ये दोनों कैंसिल हो गए, सर्किट में बचा क्या? रेजिस्टेंस। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। होए 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 होए, रेजोनेंस आने पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। अरे भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, बचा क्या? रेजिस्टेंस। यानी नाउ दिस सर्किट हैज बिकम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। दिख भी रहा है यहां से। अरे हर तरह से दिखा सकते हैं भैया, हम लोग तो डेप्थ तक पढ़ चुके हैं। टेंशन कैसी है? यहां देखो, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है? बोलो 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 बोलो। अरे बोलना पड़ेगा, नेट वोल्टेज। इन तीनों का रिजल्टेंट होता है नेट वोल्टेज। इन तीनों का रिजल्टेंट नेट वोल्टेज। ये दोनों कैंसिल, ये रहा नेट वोल्टेज। क्या नेट वोल्टेज करंट के साथ ही है? अरे यही वी आर वी नॉट बन जाएगा भाई। यहां वाला वी नॉट वी आर के बराबर। हाय 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 हाय, अरे भाई यहां का वी नॉट इन तीनों के फेजर सम से आता था, ये दोनों कैंसिल, यही बचा तो इसके बराबर। यानी नेट वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में। यानी हम यहां सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। खेल खत्म। फेज सेम है, इसका भी ओमेगा टी, यही फेज होता है ना जो साइन के अंदर लिखा होता है। इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी। अरे दिख रहा है भाई, अरे दिख रहा है। नेट वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टेंस वाला ही तो बचा, और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज करंट के साथ ही होता है। अभी भी नहीं मान रहे। फाई की वैल्यू निकाले, tan फाई याद है? याद है? tan फाई निकाल लेते हो। कहां 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 यहां निकाल लेते हो। tan फाई इज इक्वल्स टू क्या होता था? बोलो, एक्सएल माइनस, कहां निकालो, छीछी गंदा हो जाएगा। यहां निकालते हैं। tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल डिफरेंस एक्सी बाई आर। लिख ले ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। एक्सएल माइनस एक्सी, फाई याद है ना, फेज डिफरेंस। एक्सएल माइनस एक्सी कितना आएगा? 0। यानी tan फाई की वैल्यू 0। tan फाई 0 कब होता है? जब फाई 0। अरे tan थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। साफ साफ दिख रहा है फेज डिफरेंस 0 है। यानी इसके और इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। जैसे समझना समझो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इससे समझ लो, उससे समझ लो। मजा आया? क्या क्या चीजें समझ में आई? कम ऑन रिपीट। कि भैया इंपिडेंस होगा मिनिमम, किसके बराबर? रेजिस्टेंस के। करंट होगा मैक्सिमम, किसके बराबर? वी नॉट बाई आर के। और करंट और वोल्टेज सेम फेज में। तो अगर ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब रेजोनेंस बैठा दिमाग में। मैक्सिमम करंट, मिनिमम इंपिडेंस, करंट वोल्टेज सेम फेज में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। हाय हाय हाय, LCR सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट अंडर रेजोनेंस। क्या बात है। अब बात आती है कि रेजोनेंस होने के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो।
ओमेगा किस पे सेट करें कि रेजोनेंस मिल जाए? रेजोनेंस अपने हाथ में है। आओ देखते हैं। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, एक्सएल की वैल्यू बोलो ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू बोलो 1 बाई ओमेगा सी। ये इधर जाएगा, ये इधर। अच्छा मान लेते हैं कि रेजोनेंस के समय पे ओमेगा को हम ओमेगा नॉट बोल रहे हैं, उसका नामकरण कर लें। एक पर्टिकुलर ओमेगा है जिस पे ऐसा हो रहा है। ये बात तब हो रही है जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है, ऐसे अच्छा लगेगा। तो ये ओमेगा नॉट हो गया, ये ओमेगा नॉट हो गया। इधर आके ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 बाई एलसी हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एलसी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? अरे इतना मैथमेटिक्स तो बाहर ऑटो वाला भी जानता है। ओमेगा नॉट का स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 1 बाई एलसी, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाई एलसी। बोला सही है? ये बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 बाई एलसी। ये हो गई आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर सर एफ में बताओ फ्रीक्वेंसी, तो एफ में होती है। हाँ तो यार ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ ना। तो ओमेगा नॉट की जगह हमने लिख लिया 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी। यहां से एफ नॉट की वैल्यू बोलो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब क्या होता है ना, आधी दुनिया इसी पे फंसी रहती है। बस ये पढ़ लिया, रेजोनेंस आ गया। नहीं भैया, रेजोनेंस ये सब है। क्या होता है रेजोनेंस पे ये फील करना जरूरी है। अभी आगे और बताएंगे, अभी ग्राफ दिखाएंगे, अभी रुको। ये तो पता ही होना चाहिए, तो बेसिक है एकदम। क्या निकला? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी हम वो सोचेंगे जो आप नहीं सोच पा रहे हो। अभी बहुत कुछ देखेंगे रेजोनेंस, पूरा लेक्चर बनाया है रेजोनेंस पे अलग से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एलसी या 1 बाई रूट एलसी ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो ये हुई कंडीशन रेजोनेंस की, और ये हुआ उसके बाद जो जो आपको दिखेगा, जो जो होगा रिजल्ट। नोट करें, छाप लें, छाप लें इसको, टीप लें टीपू सुल्तान की तरह। सेम पेज में आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई जेड, जेड की वैल्यू मिनिमम आर के बराबर, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, ओमेगा नॉट किस फ्रीक्वेंसी पर हुआ? 1 बाई रूट एल सी, या फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। अरे इसमें क्या डिफरेंस है? इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। फाई की बात करें तो 0 है। फाई 0 क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जिधर करंट है उधर ही वी आर है, उधर ही नेट वोल्टेज है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मिटा रहे हैं। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन टू रेजोनेंस। अब शुरू होगी कहानी। इंट्रोडक्शन टू रेजोनेंस था, अब शुरू होगी कहानी। लिखो ग्राफ्स, ग्राफ्स रिलेटेड टू रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ग्राफ्स रिलेटेड टू रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। और ग्राफ्स देखते हैं इसके, कुछ ग्राफ्स देखते हैं जो इसी रेजोनेंस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यार पहले तो हम बात करते हैं कैसे ग्राफ की, कि एक्सएल, एक्सी और आर का ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। आओ, एक्सएल की वैल्यू बोलो ओमेगा एल यानी 2 पाई एफ एल। एक्सी की वैल्यू बोलो 1 बाई ओमेगा सी यानी 1 बाई 2 पाई एफ सी। और आर तो भाई कांस्टेंट होता है, एफ पे डिपेंड नहीं करता ना, आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एफ पे डिपेंड नहीं करता। इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। आओ पहला ग्राफ, आर का ग्राफ बना है, यहां फ्रीक्वेंसी ले लो। आर का ग्राफ बना है तो बच्चों आर कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये रहा आर। फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी। एक्सएल की बात करें तो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सएल का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बोलो सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। एक्सक्यूज मी। एक्सी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सी का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। बनाना एक मिनट। ये रहा एक्सेल और ये बन गया एक्सी और ये बन गया आर। बोलो ऐसा बना सकते हैं हम ग्राफ?
ये हो गया एक्सएल, ये हो गया एक्सी, और ये हो गया आर। आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। अच्छा, ध्यान से एक बात बताना, ये जगह जहां पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो रहे, जहां पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो रहे, क्या इसको हम बोल सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट? बिल्कुल। क्या आर भी यहां बराबर होना चाहिए? नहीं, इसी कोई कंडीशन नहीं है, आर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट खराब नहीं करो अपने कि आर भी बराबर हो, आर यहां भी हो सकता है ये, और आर इसके नीचे भी हो सकता है, बट एक्सएल एक्सी जहां पे बराबर हुए वही तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई एफ नॉट। यहां पे देखो, जो एक्सएल की वैल्यू है वही एक्सी की वैल्यू है, भाई एक्सी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू से, आर इसके ऊपर, इसके साथ, इसके नीचे कहीं पे भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। एक तो ये ग्राफ बना, आइए दूसरा ग्राफ बनाते हैं इंपिडेंस जेड का, जेड वर्सेस एफ का। आओ, यहां लिया जेड, यहां लिया फ्रीक्वेंसी एफ। चलो बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी छोटी होगी तब जेड की वैल्यू हाई होगी, जब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तब भी जेड की वैल्यू हाई होगी। देखो कैसे, जेड का फॉर्मूला बताओ, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जरा एक्सएल एक्सी को एक्सपेंड करते हैं, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ एल माइनस 1 बाई 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ, जब आप छोटी फ्रीक्वेंसी लोगे बच्चों तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी छोटी लोगे तो एक्सी बहुत बड़ा हो जाएगा और एक्सएल बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसा समझ लो कि ये हो गया 1000, ये हो गया 1, ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा, यानी इनका डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। भाई ये तो मान लो फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी और ये क्वांटिटी बहुत छोटी, यानी इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा, फिर उसमें कुछ और जोड़ा तो ओवरऑल जेड की वैल्यू हो गई हाई। तो जब फ्रीक्वेंसी छोटा है तब जेड बड़ा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल देन जेड इज लार्ज। अच्छा, जरा फ्रीक्वेंसी बड़ी रखते हो, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी करोगे तो एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक्सी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाए तो एक्सी छोटा हो जाएगा और एक्सएल बहुत बड़ा, यानी अभी भी ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। भाई ये चीज बहुत बड़ी, ये चीज बहुत छोटी, ये हो गया 1000, ये हो गया 1, ये हो गया 1000, ये हो गया 1, अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अभी भी जेड की वैल्यू बहुत लार्ज आने वाली है। यानी एफ जब लार्ज रखोगे तब भी जेड लार्ज आएगा। हाँ, कहीं बीच में जेड की वैल्यू मिनिमम होने वाली है, कहां पे, एफ नॉट पे, तो बीच में कहीं एफ नॉट पे जेड गिरेगा, अदरवाइज जेड की वैल्यू दोनों एंड पे ज्यादा है। छोटी फ्रीक्वेंसी पे भी जेड ज्यादा, बड़ी फ्रीक्वेंसी पे भी जेड ज्यादा, किसी एक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, जेड इज मिनिमम इक्वल टू आर। ये वही जगह है जहां पे एक्सएल की वैल्यू एक्सी की वैल्यू बराबर, जो एक्सएल की वैल्यू है वही एक्सी की वैल्यू है, जेड किसके बराबर बचा, सिर्फ आर के बराबर। क्लियर हुआ? वो बात समझ में आई? छोटी फ्रीक्वेंसी पे भी जेड बड़ा है, बड़ी फ्रीक्वेंसी पे भी जेड बड़ा है। छोटी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी और ये छोटी, तो डिफरेंस ज्यादा। बड़ी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, ये क्वांटिटी छोटी, फिर डिफरेंस बहुत ज्यादा। बीच में कोई फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पे दोनों बराबर और कैंसिल। तीसरा हम ग्राफ बनाते हैं आई नॉट का, पीक करंट का वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आई नॉट वर्सेस एफ। आओ इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें फिर से बोल दूं यार, यहाँ पे होना कोई जरूरी नहीं, मैंने बना दिया था, किताब बना होता है, ऊपर नीचे यहाँ बीच में सब हो सकता है, यहाँ भी बना सकते हो यार नीचे। यहाँ पे आओ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट बाई जेड। बस अब इस ग्राफ को देख के कॉपी कर दो, मतलब भाई शुरू में जेड बहुत ज्यादा है, शुरू में जब फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी है, जब फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी है तो जेड बहुत ज्यादा, जेड बहुत ज्यादा तो करंट बहुत कम, तो शुरू में करंट कम है। बाद में क्या है, बाद में भी जेड ज्यादा है,
जब फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी है तब भी जेड बड़ा बड़ा है। अब जेड बड़ा होगा तो करंट फिर कम, तो बाद में भी कम। बीच में कहीं पे क्या हुआ है कि जेड बहुत कम हो गया है, रेजोनेंस आ गया है, और जेड जहां पे कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा। बोलो सही है? इस जगह पे आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर है? इसी ग्राफ को उठा के पलट देना है। अरे जेड और करंट दिख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जेड और करंट दिख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस यही करना है। ये बात याद रखना कि जेड छोटी फ्रीक्वेंसी पे बड़ा होगा, किसकी वजह से? एक्ससी की वजह से। और बड़ी फ्रीक्वेंसी पे भी जेड बड़ा होगा, किसकी वजह से? एक्सएल की वजह से। दोनों में से एक ना एक बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, और दूसरा छोटा हो जा रहा है, तो डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। अब जेड और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसका पलट के ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ बने हमारे रेजोनेंस पे। इसको जरा नोट करें ग्राफ्स को। फिर एक पार के बारे में बात करते हैं। छाप लिया? चलिए लेट अस टॉक अबाउट पार। आई नॉट मैक्स की वैल्यू याद रहेगी ना? आई नॉट मैक्स कितना होगा? वी नॉट बाई जेड की वैल्यू मिनिमम कितनी? आर के बराबर। हो गया? चलिए अब पार की बात कर लेते हैं। एक आखिरी टर्म मिटा लिए, सब बना लिया है ग्राफ, इसको मिटा दे। चलो हम पार की बात करते हैं। बच्चों पार का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ रखा है हमने, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। अच्छा रेजोनेंस के समय पे फाई की वैल्यू कितनी है? 0। फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं। फाई 0 हो गया बच्चों, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी ये मैक्सिमम हो रहा है। वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई की वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? मैक्सिमम। भाई यही तो वेरिएबल है, यही तो अपना वेरिएबल है, कैसा है? मैक्सिमम। यानी पार भी इस टाइम कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। वी आर एम एस को क्या लिख सकते हो? वी नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस को क्या लिख सकते हो? आई नॉट बाई रूट टू इंटू 1। वी नॉट को वहां से आई नॉट इंटू आर लिखा जा सकता है, आई नॉट इंटू आर, वही मैक्सिमम आई नॉट इंटू आई नॉट और रूट टू कितना हो गया? 2। कितना हो गया? आई नॉट स्क्वायर आर बटे 2। और ये आई नॉट कैसा है इस टाइम? मैक्सिमम। भाई करंट कैसा चल रहा है इस टाइम? मैक्सिमम। तो जो पार है वो भी कैसी हो गई? मैक्सिमम। तो रेजोनेंस के समय पे इंपेडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, करंट वोल्टेज सेम फेज में एंड पार इज मैक्सिमम। तभी तो पता चलता है कि रेजोनेंस आ गया है। रेडियो की आवाज अचानक से धूम, एकदम साफ आवाज आने लगी चैनल की कि रेजोनेंस हो गया है। कोई बल्ब लगाया तो एकदम ब्राइटली ग्लो कर रहा है कि रेजोनेंस हो गया है, ये दिखता है रेजोनेंस। फिर से मैं बात करता हूं, पार की वैल्यू वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, इसकी वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। फाई की वैल्यू 0 है कि नहीं रेजोनेंस पे? cos 0 is 1। वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट इंटू आर। और कौन सा आई नॉट? मैक्सिमम। भाई फाई 0 कब होगा? इसी कंडीशन में तो होगा। सो आई नॉट बाई रूट टू, सॉरी आई नॉट आर बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, ये कितना हो जाएगा? रूट टू 2 बन गया, आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट कौन सा है? मैक्सिमम। अब जरा ध्यान देखो, पावर के टर्म में ये भी मैक्सिमम है, ये तो कांस्टेंट है ये, तो ओवरऑल पावर कैसी हो गई? मैक्सिमम। सो रेजोनेंस के समय पे पावर भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यानी अगर हम पावर का भी ग्राफ बनाएं, अगर हम पावर का भी ग्राफ बनाएं, डेफिनेटली एवरेज पावर का, ये एवरेज पावर ही होती है जो निकालते हैं हम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो भी करंट को फॉलो करेगा ऐसे। पावर कैसी हो गई? मैक्सिमम। और आपसे एग्जाम में मैक्सिमम पावर की वैल्यू पूछ ले तो ये रही, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। अरे ध्यान से देखो तो आई आर एम एस स्क्वायर आर है वो,
नहीं समझे? रेजिस्टर ही तो बचा, पार इंपिडेंस पार एक्सएल और एक्सी में है ही नहीं, किसमें है? रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में कितनी पार होती थी? IRMS का स्क्वायर इनटू आर। भाई एसी में IRMS कंसीडर करते थे, भूल ना जाओ यार, सब छोटी बात है, मैंने पहले लेक्चर सिखाया है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई वेरिएबल करंट है एसी का, तो हम कौन सा करंट कंसीडर करते हैं? IRMS। अब पार बताओ कितनी होगी? IRMS का स्क्वायर इनटू आर। याद आया? पार का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ रखे थे? I स्क्वायर आर। मैंने कहा था एसी में करंट चेंज होता है तो कौन सा करंट ले लो जिससे काम बन जाता है? IRMS। तो पहला लेक्चर देखना चाहिए इसके लिए। IRMS का स्क्वायर इनटू आर। IRMS क्या होता है? I नॉट बाई रूट टू। तो I नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर करो। सिर्फ रेजिस्टर ही तो बचा, और रेजिस्टर के अंदर एसी करंट से पार निकालना टफ होता था, तो हमने कहा था उसके लिए कौन सा करंट यूज करो? RMS। लो, एक ही बात है, चाहो तो ये याद रखो पार रेजोनेंस के समय, चाहो तो ये याद रखो। सब रेजोनेंस में लगाना है, सब फॉर्मूला रेजोनेंस में। चलिए अब समराइज करते हैं हमने जितनी चीजें पढ़ी, फिर एप्लीकेशन पे चलते हैं। नोट कर ले इसको। ओके, आइए इसको समराइज करते हैं एक जगह पे। चलिए हमने क्या क्या पढ़ा? नोट्स। अब क्या क्या पढ़ा हमने? एट रेजोनेंस क्या होता है? बोलो 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 बोलो। जेड की वैल्यू कैसी है? मिनिमम किसके बराबर है? आर के। करंट की वैल्यू कैसी है? पीक करंट कैसा है इस टाइम? मैक्सिमम। पूरा करंट भी मैक्सिमम ही होगा। वैल्यू कितनी होगी? वी नॉट बाई आर के बराबर है ना। वी नॉट बाई जेड, और जेड की वैल्यू कितनी है? आर। ये हो गया। और क्या पढ़ा हमने कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, या ऐसे बोल लें कि जो फाई की वैल्यू है वो 0 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्किट कैसा है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमने पढ़ा पार के बारे में कि पार कैसी है? मैक्सिमम। वैल्यू कितनी लिखोगे? IRMS का स्क्वायर इंटू आर, या क्या लिख लोगे? I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। I नॉट इस टाइम का करंट हो रहा मैक्सिमम करंट, ये पार भी मैक्सिमम। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी। क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर कोई हमसे ओमेगा नॉट की बात करे तो 1 बाई रूट LC, कोई हमसे F नॉट की बात करे तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC। कंडीशन क्या है? XL इज इक्वल्स टू XC। ये लगा दो तो ये और ये आ जाएगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखना इसको। दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड by changing values of C और L। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम किसी सर्किट की चेंज कर सकते हैं अगर उस सर्किट की हम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर दें या इंडक्टर की। रेडियो ट्यूनिंग में हम यही करते हैं, हम किसी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं अगर उस सर्किट के L की वैल्यू या C की वैल्यू हम चेंज कर दें। क्या R से कुछ फर्क पड़ेगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑन F नॉट या ओमेगा नॉट बाई वैल्यू ऑफ R। यानी रेजिस्टेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। तुम कुछ रेजिस्टेंस लगा दो, रेजोनेंस होना होगा तो एलसी की वैल्यू के बेसिस पे हो जाएगा। रेजिस्टेंस की तरफ देखेगा भी नहीं, उसका मुंह भी देखने नहीं आएगा, उससे पूछने नहीं आएगा हम इस टाइम रेजोनेंस में आए कि नहीं। तुमने मान लो फ्रीक्वेंसी लगाई 50 हर्ट्ज, तो वो किसको किसको देखने जाएगा? इंडक्टर को और कैपेसिटर को कि क्या तुम लोग की वैल्यू बराबर है? हाँ चलो हम रेजोनेंस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस से पूछेगा भी नहीं कि हम रेजोनेंस करें कि ना करें, इनसे कोई लेना देना नहीं है।
पर, ये पर ही तो है सर फिजिक्स में, पर ये आर की वैल्यू रेजोनेंस पे होने वाले मैक्सिमम करंट को इफेक्ट करता है, बट आर अफेक्ट्स आई नॉट मैक्स, इसको ये इफेक्ट करता है। रेजोनेंस कब होगा इससे आर को कोई लेना देना नहीं है। जब तुम लोग का मन हो करा लो, कौन कौन डिसीजन लेगा, ये सब मिलकर डिसीजन ले लेंगे रेजोनेंस करना है कि नहीं। रेजोनेंस होते ही ये हीरो बन के सामने आ जाता है, हो गया रेजोनेंस, अब हम आते हैं, अब हमारा रोल है। अब सर्किट में कौन है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। अब ये कहता है करंट के ऊपर पूरा कंट्रोल सिर्फ मेरा है। करंट की वैल्यू कितनी है, V0/R, मैक्सिमम करंट तो हम ही डिसाइड करेंगे। तुम करा लो सर्किट में रेजोनेंस, हम रेजिस्टेंस 1000 ओम का बन के बैठ जाएंगे, हो जाए करंट मैक्सिमम। समझे? मान लो सर्किट में तुमने रेजोनेंस करा लिया, अब तुमको लग रहा है बड़ी बढ़िया म्यूजिक आने वाली है, बड़ा बढ़िया लाइट चलने वाली, कच्चो ना होएगा। रेजिस्टेंस भाई साहब मान लो 10,000 ओम का रेजिस्टेंस लेके बैठ जाए, होए होए होए, मैक्सिमम करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंस कैन इफेक्ट द मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस, इसको ये इफेक्ट कर सकता है। पावर कम हो जाएगी, करंट एकदम ही कम हो गया, उसका स्क्वायर लगा हुआ है, करंट 0.111.0001 एम्पियर, उसका स्क्वायर, पावर भी खत्म, बल्ब भी नहीं चल रहा। अरे भाई, रेजोनेंस कब होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, इससे रेजिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं। रेजोनेंस होने के बाद पूरे सर्किट पे इसी का कंट्रोल है। तुम करा लो रेजोनेंस, इसकी वैल्यू बहुत हाई है, कुछ करंट ही नहीं बनेगा। ये एक ग्राफ है, इसका भी बड़ा पॉपुलर ग्राफ है, जरा ध्यान से देखो। यहां हम ले लेते हैं करंट की वैल्यू I0 और यहां फ्रीक्वेंसी, दो आपको हम रेजोनेंस दिखाते हैं। एक रेजोनेंस मान लो ये है, जब रेजिस्टेंस आपने R रखा, और एक रेजोनेंस ये है, जब रेजिस्टेंस आपने 2R रखा। देखो सेम फ्रीक्वेंसी पे दोनों रेजोनेंस हुए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू से रेजोनेंस कब होगा इसको फर्क नहीं पड़ा, बट I0 मैक्स की वैल्यू देखो चेंज हो गई। ये वाला I0 मैक्स मान लो 10 एम्पियर था, तो ये 5 एम्पियर हो जाएगा, बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इसको आप डबल कर दो, करंट हाफ हो जाएगा। अब समझे कि रेजिस्टेंस रेजोनेंस की कंडीशन को तो इफेक्ट नहीं करता, कब होगा नहीं, बट जब होगा तब कैसा रेजोनेंस होगा ये रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। करंट कितना ऊपर जा सकता है ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। सी दिस, I0 मैक्स इज V0/R। मैक्सिमम करंट कहां तक जाएगा ये R की वैल्यू पकड़ती है। रेजिस्टेंस और बढ़ा दो, 4R कर दो, लो भाई ए ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा 4R कर दो, और कम हो गया मैक्सिमम करंट 2.5 एम्पियर। दिखेगा ही नहीं रेजोनेंस, शार्पनेस ही नहीं है उसमें। रेजिस्टेंस शार्पनेस लाता है रेजोनेंस की, नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, नोट करें। फिर आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ LCR रेजोनेंस। चलिए नोट कर लिया इसको, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। ठीक है, मिटा रहे हैं, ओके। अब इसका एप्लीकेशन तो वैसे बहुत है, पर जो किताबों में हमें सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है रेडियो ट्यूनिंग का। ठीक है, रेडियो में चैनल चेंज करने का, रेडियो ट्यूनिंग। आइए उसको समझते हैं। रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है? अब आसमान में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अलग अलग रेडियो स्टेशंस की, है ना। अब यहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, डिफरेंट रेडियो स्टेशन से आ रही हैं। ठीक है, ये मान लो अपना बिग एफएम है 92.7 बिग एफएम, ये मान लो अपना रेड एफएम है 93.5 रेड एफएम, ये मान लो अपना रेडियो मिर्ची है 98.3 रेडियो मिर्ची। ठीक है ना, अलग अलग एफएम के चैनल की रेडियो वेव्स आसमान में बिखरी हुई हैं। ठीक है, ये अपना हो गया रेड एफएम, ये अपना हो गया रेडियो मिर्ची। ठीक है, बाकी अलग अलग शहर में अलग अलग फेमस होते हैं चैनल्स। खैर, यहां अपना एंटीना लगा हुआ है रेडियो का, ये अपना एंटीना लगा है। अब ये एंटीना क्या कर रहा है, इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ये सब क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर इंड्यूस कर रहा है, यानी यहां सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। भाई सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सबका वोल्टेज यहां पे इंड्यूस है, सभी का, ये एक का, ये दूसरे का, ठीक है, ये तीसरे का, चौथे का, वगैरह वगैरह, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां पे इंड्यूस है। एंटीना किसी स्पेसिफिक को नहीं पकड़ता, एंटीना सबको पकड़ा हुआ है, एंटीना सबको पकड़ा हुआ है, सारी वेव्स को अपने अंदर पकड़ा हुआ है, जितनी आसमान में है सब उसमें इंड्यूस हो गई हैं। अब यहां अपना हम बनाएंगे रेडियो। रेडियो के अंदर है एलसीआर सर्किट, जरा देखो ध्यान से, यहां मान लो रेजिस्टेंस, यहां मान लो कैपेसिटेंस और यहां मान लो इंडक्टर, ये अपना रेडियो। इसके अंदर हमने सीरीज एलसीआर सर्किट बना लिया। अब इसके अंदर ये सारे पोटेंशियल इंड्यूस होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन से होता है, उस प्रोसेस में हमें नहीं जाना। ये सारे वोल्टेज सब के सब इसमें इंड्यूस हो रहे हैं, यानी रेडियो में भी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। तो हमको एक पर्टिकुलर चैनल कैसे सुनाई पड़ता है, वो होता है ट्यूनिंग से। हम जब रेडियो के नॉब को घुमाते हैं, इसको जब हम रोटेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे घुमाते घुमाते कैपेसिटेंस C की वैल्यू चेंज करते हैं, इस सर्किट के C की वैल्यू चेंज करते हैं। आजकल कई डिवाइस में L की वैल्यू भी चेंज होती है। खैर, हम क्या करते हैं, रोटेट करके वी एडजस्ट वैल्यूज ऑफ C। अब C की वैल्यू चेंज करने से क्या होगा, इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सो वी एडजस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0। ठीक है, अब हमने चैनल चेंज किया से घुमाते घुमाते C की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे मान लेते हैं इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलो एग्जांपल लेते हैं, इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हो गई 92.7 हर्ट्ज। भाई अपने हाथ में रेडियो, अपने घर का खुद पैसा दे के लाएं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय मम्मी पापा से डांट ना पड़े, ठीक है, उनको ये है विविध भारती सुनना होता है। खैर, तो अपने आप हमने चेंज किया और हमने 92.7 पे लाके रोक दिया, यानी इस टाइम इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 92.7। इस फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसके करेस्पॉन्डिंग करंट और पावर मैक्सिमम होगा। सर बाकी फ्रीक्वेंसी इसमें इंड्यूस नहीं होंगी, उनका भी करंट होगा, पर वो इतना नहीं होगा जितना इसकी वजह से। ग्राफ ग्राफ ग्राफ, नाउ वी शुड कम टू ग्राफ। काम ग्राफ से ही बनेगा, आओ ग्राफ देखते हैं। यहां मान लो करंट I0, रेडियो के अंदर करंट, और यहां फ्रीक्वेंसी। ध्यान से मान लेते हैं आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है 92.7 पे, तो इस टाइम करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि 92.7 वाली फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज के करेस्पॉन्डिंग करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। क्या बाकी फ्रीक्वेंसी की वजह से करंट नहीं बन रहा, बन रहा है। ध्यान से सुनो, इसके बगल में जैसे यहां पे मान लो ए, यहां तक उठा लेते हैं और यहां से उठा लेते हैं। जैसे यहां मान लो अपना 93 आ गया, 93.0, और यहां मान लो अपना 92.4 आ गया, ठीक है, थोड़ा आसपास के। इनके करेस्पॉन्डिंग भी करंट की वैल्यू काफी ज्यादा है, मैक्सिमम से कम है पर काफी ज्यादा है। तो ये चैनल भी ये कैच कर रहा होगा, मतलब इन चैनल की करेस्पॉन्डिंग भी जो करंट बन रहा होगा काफी ज्यादा, जो पावर होगी काफी ज्यादा। पावर मतलब जो आवाज आएगी काफी अच्छी। पर जरा ध्यान दो, 92.4 पे कोई चैनल नहीं है, 93.0 पे कोई चैनल नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा असल में होता है। 92.7 बिग एफएम फेमस हुआ, तुमने दिमाग लगाया, चलो हम 92.8 लॉन्च कर देते हैं कि यूजर गलती से थोड़ा सा घुमाएगा, हमारा चैनल आ जाएगा। अलाउड ही नहीं होगा आपको, रेडियो स्टेशंस आपको अलाउड ही नहीं करेंगे। रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी में हमेशा सेपरेशन बनाया जाता है इस वजह से। सोच 93.0 पे भी एक अगला चैनल होता तो क्या होता है इस समय, तुमने कैपेसिटर की वैल्यू कुछ चेंज की
तुमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 92.7 पे ले आए, वो अंदर सिस्टम बना है, आप क्या कर रहे हो, सी की वैल्यू को बदल रहे हो। सी की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, एफ नॉट की वैल्यू चेंज होगी 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई सी। कुछ ऐसा आपने सेट किया कि एफ नॉट ये आ गया। अब आप तो बिग एफएम सुनना चाहते हो। अब मान लो 93 पे भी एक चैनल होता तो ठीक है, इस टाइम 92.7 का करंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग आवाज सबसे अच्छी आएगी। पर इसका भी तो करंट कुछ है, बहुत कम थोड़ी ना, ये भी तो काफी अच्छी वैल्यू है उसके करेस्पॉन्डिंग में। यानी 93 पॉइंट की भी आवाज आएगी, इसकी भी आवाज आएगी, दोनों आवाज आएगी। इसीलिए रेडियो स्टेशंस में हमेशा डिफरेंस होता है। देख लो डिफरेंस, बगल में नहीं रखा, इससे सेपरेट किया, बगल में नहीं रखा सेपरेट। यहाँ 94 पे भी होते हैं चैनल, 95 पे भी होंगे, कुछ हमने बीच में छोड़ दिए, बट हमेशा सेपरेशन होता है। मतलब 92.7 के बाद 92.71 अगला स्टेशन नहीं होगा, 92.72 अगला स्टेशन नहीं होगा, 93.5 के पहले 93.4 नहीं मिलेगा। थोड़ा गैप रखते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि जब आप एक चैनल सेट कर रहे हो तो उसके करेस्पॉन्डिंग करंट तो मैक्सिमम होगा ही, पर उसके अगल बगल वाली फ्रीक्वेंसी का भी करंट काफी कंसिडरेबल होगा। कहां तक का कैच करता है मैं बता दूं, आई नॉट और आई नॉट बाई रूट 2, इसके बीच के जो करंट होते हैं उसकी आवाजें सुनाई पड़ती है। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम करंट बाई रूट 2, इसके बीच के जितने भी करंट हैं या इन फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट बन रहे हैं उन सब की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। इससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये इनका करंट देखो बहुत कम है, इनकी टेंशन अपने को नहीं लेना है, इनकी टेंशन अपने को नहीं। जैसे मान लो ये देखो एकदम गिर गया, अब यहां कहीं मान लो अपना, छोटा लिखता हूं, यहां कहीं मान लो अपना 93.5 रेड एफएम है, तो 93.5 रेड एफएम का वोल्टेज इसमें नहीं आया, आया है 93.5 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां इंड्यूस नहीं हुई है, पर उसके करेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो बहुत छोटा है, इतनी पावर डेवलप ही नहीं कर पा रहा वो कि उसकी आवाज आपको सुनाई पड़े। आपने क्या किया, आपने नॉब और घुमाया और घुमाया, आपने नॉब और घुमाया और घुमाया, घुमा घुमा के आपने फ्रीक्वेंसी सेट की 93.5 हर्ट्ज। अब रेजोनेंस कहां पे होगा, 93.5, यानी अब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप चेंज कर रहे हो, वो तो सब कैच कर रहा है, वो हर बार सब कैच कर रहा है। कैच क्या कर रहा है, उसके अंदर सब इंड्यूस्ड है, किसी के लिए करंट ज्यादा है, किसी के लिए कम। अब 93.5 के लिए करंट मैक्सिमम हो गया, और इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन में बताओ क्या 92.7 यहां पे कुछ सुनाई पड़ेगा ना भाई। 92.7 देखो ये रहा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी 92.7 का जो करंट है वो बहुत कम हो गया, अब वो सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए देखो इनके बीच में डिफरेंस भी है, गैप भी है, ताकि एक दूसरे को स्टेशन ओवरलैप ना करे। कई बार नॉब चेंज करते करते कई बार होता है ना, दोनों स्टेशन की आवाज सुनाई पड़ती है। अब कोई दो स्टेशन पास पास है और नॉब आप तेजी से चेंज कर रहे हो, खट 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 खट, तो आप बीच में कहीं रुके हो, दोनों स्टेशन सुनाई पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। आज हम बात करेंगे अनिल कपूर, चले छैया दोनों साथ में चल रहे हैं, तो अनिल कपूर जी आप हमें ये बताइए कि आपको कैसा लगा पहली बार जब आपका बेटा चल छैया दोनों मिल जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि दोनों के लिए जो करंट आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा है। मान लो आप कहीं बीच में थे, आप सेट करते 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 यहां पे पहुंच गए 93.0, दोनों की मिक्स आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा वो बहुत अच्छी आवाज नहीं होती है। 93.0 पे आप पहुंचे, आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी लगा दी, 93, चेंज करते करते आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 93 पे क्या हुआ, ये भी पकड़ रहा है, ये भी पकड़ रहा है। फिर आपने और घुमाया 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 घुमाया, नॉब कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया आप पहुंच गए 98.3 पे। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 98.3 पे, इसके करेस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा, बाकी करेस्पॉन्डिंग करंट और पावर कम, बाकी चैनल सुनाई पड़ना बंद हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियो ट्यूनिंग। What happens in radio tuning? You turn the knob, and when you turn the knob, you adjust values of C और L भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग सर्किट में अलग अलग होता है। अब इसको, अच्छा ऐसे टीवी का भी ऐसे ही होता है कहानी। आप रिमोट लगाते हो, पहले तो टीवी भी ऐसे ही होते थे ना, घड़ 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 चेंज करने वाले, हमारे बचपन में तो होते थे, घड़ 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 चेंज करते थे हम लोग। वो बेलटेक के टीवी आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, घड़ घड़। सर आप किस जमाने से हो, 50 साल के हो क्या? ठीक है, मतलब घर में नहीं था कलर टीवी तब। एनीवेज, सी और एल की वैल्यू चेंज करते थे हम लोग वहां पे भी, और उससे क्या होता था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी।
तो एंटीना में तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूम 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 दौड़ रही है, इसमें भी सबकी सब इंड्यूस हो रही है, सबके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी बन रहा है, सबके करस्पॉन्डिंग करंट भी बन रहा है, पर किसका करंट सबसे ज्यादा, वो मेरे हाथ में है। मैंने कहा लो भाई मैंने सेट कर दिया 400 हर्ट्ज वाला जो चैनल है उसका करंट सबसे ज्यादा, उसकी पिक्चर साफ आ रही है, बाकी की पिक्चर इतनी डिम हो गई, पार मतलब ब्राइटनेस, बाकी की पिक्चर इतनी डिम हो गई कि वो अब स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही। अंदर सिस्टम लगा होता है, वो सिस्टम क्या करता है, I0/√2 से लेके I0 तक वाली इन रेंज में जो फ्रीक्वेंसी आती है उन्हीं को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है और बाकी को काट देता है। इसको हम लोग फिल्टर कहते हैं। कंसेप्ट मतलब इतना इजी नहीं है ना, ये सब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, अगर आप करोगे वो ब्रांच। फिल्टर भी होता है, अभी फिल्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्लिपर लगा होता है, बाकी को काट देता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को कहता है इसको काट दो, जिसके नीचे जितने भी है सबको ऑफ कर दो। तो बेसिकली यहां पे जो फॉल करे इस रीजन में, इतने में जो फ्रीक्वेंसीज फॉल करें उन्हीं को पकड़ के ये एम्पलीफाई करता है, उन्हीं के लिए ज्यादा करंट देता है। नोट कर ले, ठीक है। तो 93.5 के बाद 93.6 क्यों नहीं हुआ, आज समझ में आ गया। क्यों इन दोनों स्टेशन में इतना गैप रखा, आज समझ में आया। दोनों पास पास होते तो क्या होता कि जब इसकी आवाज आ रही थी, मान लो यहां पे भी एक रख देते आप, 92.4 पे भी रख देते आप, 92.7 पे 92.4 पे, तो इसकी भी आवाज आती, इसकी भी आवाज आती, इसकी आवाज ज्यादा तेज आती, इसकी थोड़ी कम तेज आती, पर आती तो दोनों मिक्स में। नोट करें। अब एक बात बताओ, अगर आपको बहुत बढ़िया ट्यूनिंग चाहिए, बहुत मस्त, नोट कर लो पहले पॉज करके, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो। अगर आपको बहुत बढ़िया ट्यूनिंग चाहिए तो आप क्या चाहोगे, ये ऐसे फैला हो कि ऐसे सिकुड़ा सा हो, कि एकदम शार्प हो या एकदम फ्लैट हो, सोच के बताना क्या बेटर होगा ट्यूनिंग के लिए, ये वाला ग्राफ या ये वाला ग्राफ, सोच के बोलो एकदम। ये वाले में क्या होगा, ये वाले में ये फ्रीक्वेंसी भी पकड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी भी और ये भी, यानी इस बार 92.7 के साथ 93.5 भी पकड़ने लगेगा। भाई जितना फ्लैट कर दोगे उतनी अलग अलग चैनल्स के लिए करंट काफी ज्यादा हो जाएगा। हाँ अभी भी 92.7 का करंट मैक्सिमम है, पर 93.5 का करंट भी I0/√2 के अंदर ही है। बात समझ रहे हो, मतलब फ्लैट करने से काम बिगड़ जाएगा। समझो अगर यही ग्राफ ऐसा होता तो, अब बताओ 92.7 के लिए मैक्सिमम तो है, पर 93.5 के लिए भी कोई बहुत कम नहीं है, इसका भी करंट होता। तो हम चाहते हैं कि ये जो बने ये शार्प बने, पतले पतले एकदम, इनकी जो विड्थ हो, क्या हो, विड्थ, इनकी जो विड्थ वो कैसी हो, कम हो। इसी विड्थ को बोलते हैं बैंडविड्थ और ऐसे को हम बोलते हैं शार्पनेस। चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। समझ में आने लगा, हाँ क्या मजा आ रहा है, एकदम दिमाग खुल गया ना। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ, मोबाइल फोन भी इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको समझाना। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। तो एक अच्छी ट्यूनिंग के लिए, फॉर अ वेरी गुड ट्यूनिंग, whether it is of radio, whether it is of mobile phone, whether it is of television, what do you want? You want sharp resonance and you want small bandwidth, narrow bandwidth। और समझते हैं, ये है मान लो ये अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0 या ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट से भी ग्राफ बना, ओमेगा के वर्सेस भी ग्राफ बना सकते हैं ना भाई, है? चलो ओमेगा में समझते हैं, तुम एफ में भी समझ सकते हो और ओमेगा पे, हम ओमेगा नॉट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज ओमेगा नॉट, नथिंग बट ओमेगा नॉट इज 2πf0, ठीक है। तो हम ओमेगा नॉट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो यहां पे जो करंट मिला वो भैया I0 मैक्स मिला। ये चैनल तो बहुत बढ़िया आ रहा है ओमेगा नॉट वाला, हम मानते हैं कि ये चैनल्स भी अच्छे आएंगे, इसके बाद के जो चैनल्स होंगे उनको हम फिल्टर से काट देंगे। कौन से चैनल, जो I0 मैक्स बाई √2 तक हो,
यानी ये फ्रीक्वेंसी पीछे वाली, इसको ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 से ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी सभी के वोल्टेज के लिए करंट काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसके लिए है, ये चैनल सबसे साफ सुनाई पड़ेगा। अगल बगल अगर यहां पे कोई चैनल होगा तो वो भी सुनाई पड़ने लगेगा। हाँ, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उनका करंट बहुत ही कम है, वो सुनाई नहीं पड़ेगा। सो वो रीजन फ्रीक्वेंसी की जिसके लिए करंट आई नॉट मैक्स √2 से लेके आई नॉट तक जाए, फिर आई नॉट से फिर वापस आई नॉट √2 तक आए, इस रेंज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, डिनोट करेंगे डेल्टा ओमेगा से। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। डेल्टा ओमेगा को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी फॉल करेंगी उन सभी फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग जो भी चैनल्स होंगे उनके लिए करंट काफी ज्यादा होगा और उनकी आवाज या उनकी पिक्चर हमें दिखाई पड़ेगी। बैंडविड्थ कहां से कहां है? ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक। ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2 क्या है? जहां पे करंट आई नॉट मैक्स √2 से लेके आई नॉट तक हो, फिर आई नॉट से लेके वापस गिरते हुए आई नॉट मैक्स √2 हो। अगर इसको पार के टर्म्स में समझो, तो जहां पे पार मैक्सिमम की आधी हो, मैक्सिमम हो या मैक्सिमम के आधी हो, मतलब यहां पे पार कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम। और यहां पे पार कैसी होती है? मैक्सिमम /2। अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस करंट के लिए जो पार आएगी वो मैक्सिमम की हाफ आएगी। करके साइड में दिखा रहे हैं, भी हटा देंगे, देख लो। पार मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो। I0² R/2 ये आ रहा था। ये कैसा करंट था? मैक्सिमम। जरा ये करंट रखो, I0 मैक्स √2, पार कितनी आएगी? I0 मैक्स √2 का स्क्वायर अपॉन 2 × R। अब बताओ कितना आएगा? ये हो जाएगा I0² मैक्स √2 का, इस करंट के करेस्पॉन्डिंग पार निकाल रहे, √2 का स्क्वायर 2 2 2 4R। ध्यान से देखो, ये पार इसकी हाफ हो गई कि नहीं? इस करंट पे जो पार है वो इस करंट पे इसकी हाफ, तो ये आ जाएगी पार कितनी? दिस पार बी इक्वल टू पार मैक्स /2। देखो इसका आधा है कि नहीं? तो इस करंट पे जो पार होती है वो मैक्सिमम की आधी, इस करंट पे वही है मैक्सिमम की आधी। तो मैक्सिमम पार से लेके उसकी आधी पार, यहां तक की चीजें हमें सुनाई पड़ती हैं। इसीलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम हाफ पार फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ पार फ्रीक्वेंसीज। बहुत पॉपुलर टर्म तो नहीं है, बट पूछा जा सकता है आपसे कि हाफ पार फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। तो आप बोलो वो फ्रीक्वेंसीज जिनमें पार अपने मैक्सिमम की आधी वैल्यू ले। क्या इन फ्रीक्वेंसीज के करेस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्या इन फ्रीक्वेंसी से करेस्पॉन्डिंग चैनल सुनाई पड़ेगा? चैनल सुनाई पड़ेगा। अब बताओ आप क्या चाहोगे, ये रेंज बड़ी हो कि छोटी हो? सोच के बोलना। छोटी चाहोगे ना, ताकि दूसरे चैनल इसमें इंटरफेयर ना कर पाए। आप चाहोगे बैंडविड्थ बहुत ही स्मॉल हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बैंडविड्थ कैसी हो? ये स्मॉल हो। रेजोनेंस कैसा हो जाएगा? अपने आप साफ भाई, ये जितना पतला होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट मैक्सिमम, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? बोलेगा 92.7 के लिए मैक्सिमम करो, 92.71 के लिए मैक्सिमम करो, 92.72 के लिए मैक्सिमम करो, 92.69 का 68, काम खत्म। भाई यहां पे 92.7 जैसे मान लो, एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं बगल बगल में हो। ये बहुत हो तो 92.72 हो, ये हो तो 92.68 हो, खत्म। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो भी चैनल्स होंगे उन्हीं का करंट ज्यादा होगा, और इसमें एक ही चैनल है। अब कंफ्यूजन खत्म। सो बैंडविड्थ शुड बी वेरी वेरी स्मॉल फॉर प्रॉपर ट्यूनिंग या गुड ट्यूनिंग। नोट कर लें जो नोट करना हो। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर कॉल्ड हाफ पार फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 पे करंट कितना हो जाता है? ये ओमेगा 2 पे फिर ये ओमेगा 1 पे पार, ये ओमेगा 2 पे ये, और ओमेगा 0 पे ये कहानी। क्लियर है?
दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2, सॉरी ओमेगा नॉट एंड दिस इज ओमेगा 2। क्लियर है? अब आती है बैंडविड्थ की वैल्यू। ठीक है, अब आती है बैंडविड्थ की वैल्यू। सो आप कैलकुलेशंस करोगे जो कि आपको नहीं सीखनी है, तो कैलकुलेशंस करके हमको जो बैंडविड्थ की वैल्यू मिलती है, डेल्टा ओमेगा की जो हमें वैल्यू मिलती है, या इसको आप बोल लो डेल्टा ओमेगा बोल लो, या इसको आप बोल लो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही होगी बैंडविड्थ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये वैल्यू मिलती है R बाई L। नोट करें, R बाई L। अब आपको बैंडविड्थ कैसी चाहिए? स्मॉल चाहिए, सो R शुड बी लार्ज एंड L शुड बी स्मॉल। अब आप बोलोगे C की बात नहीं हुई, करते हैं C की बात भी, इतना नोट करें, R की वैल्यू लार्ज, L की वैल्यू स्मॉल। ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना होता है? R बाई L। R की वैल्यू बड़ी कर दो, बैंडविड्थ आपको कैसे चाहिए? स्मॉल चाहिए, वेरी सॉरी। R की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल, वेरी सॉरी, L की वैल्यू हो जाएगी लार्ज, वेरी वेरी सॉरी। हाँ, अरे भाई R की वैल्यू स्मॉल रखोगे तभी तो करंट मैक्सिमम पे और पीक बनाएगा। अभी सिखाया था कि नहीं हमने कि R की वैल्यू जब छोटी करोगे तो करंट ऊपर जाएगा। ये R का ग्राफ, ये 2R का ग्राफ है ना, ये 4R का ग्राफ। तो R की वैल्यू जितनी छोटी करोगे करंट उतना बड़ा हो जाएगा। So R should be small and L should be large. R की वैल्यू जितनी छोटी करोगे I नॉट की वैल्यू उतनी ऊपर, शार्पनेस उतनी ज्यादा। तो ये दोनों चीज लगा के, आई एम वेरी सॉरी, ये दोनों चीज लगा के आप क्या बोलोगे? आपको शार्प रेजोनेंस मिलेगा। ये याद रखना, बैंडविड्थ R बाई L क्या है? R बाई L। R छोटा कर दो, करंट ऊपर चला गया। क्लियर? अब इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए एक और फैक्टर हम लाते हैं जो होता है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर पे जाने से पहले हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 की बात कर लें थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। पहले जरा इसको सुन लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या लिखा है? आई एम वेरी सॉरी फॉर प्रीवियस थिंग, ये लार्ज नहीं होगा, कैसा होगा? स्मॉल होगा, छोटा, L बड़ा। कई लोग कमेंट कर दिए होंगे अब तक, है ना। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लेते हैं। देखो सुनो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? R बाई L। तो ये कितना होगा? R बाई 2L। ये कितना होगा? R बाई 2L। दोनों बराबर से होते हैं भाई, दोनों पे पावर हाफ होनी मैक्सिमम की, तो बराबर डिस्टेंस पे होंगे। तो R बाई 2L, R बाई 2L। तो अगर ओमेगा 1 की हम बात करें बच्चों, अगर हम ओमेगा 1 की बात करें तो ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस R बाई 2L। और अगर हम ओमेगा 2 की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस R बाई 2L। क्लियर? ये पूरी बैंडविड्थ कितनी है? R बाई L। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूछा नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है। पूरी बैंडविड्थ कितनी है? R बाई L। बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए? छोटी की बड़ी? छोटी। बैंडविड्थ छोटी होगी तो रेजोनेंस शार्प होगा। ये देखो, शार्प रेजोनेंस। बैंडविड्थ छोटी, पूरी बैंडविड्थ कितनी है? R बाई L। R की वैल्यू कैसी हो? स्मॉल। L की वैल्यू कैसी हो? लार्ज। अब मैंने कहा अगर ये पूरी R बाई L है तो ये R बाई 2L, R बाई 2L। ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस R बाई 2L, ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस R बाई 2L। और ओमेगा नॉट की वैल्यू सबको पता ही है, कितनी है? 1 बाई रूट LC। नोट कर ले, ये छाप ले पूरा। अब बात करते हैं हम क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर की। क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर, इसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। देखो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ मतलब डेल्टा ओमेगा। ये फॉर्मूला है क्यू फैक्टर का।
व्हाट इज डेल्टा ओमेगा? डेल्टा ओमेगा इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? डेल्टा ओमेगा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। वैल्यू कितनी है? R/L। अब एक बात बताओ, अगर आपको बढ़िया रेजोनेंस चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर कैसा होना चाहिए, ज्यादा कि कम? भाई ज्यादा, क्वालिटी अच्छी है, हम कैसे बोलते हैं कि जिसकी क्वालिटी ज्यादा है, बढ़िया क्वालिटी है, बढ़िया सर्किट बना है, इसकी क्वालिटी मस्त है, क्वालिटी काफी ज्यादा आ रही है। तो सोच के देखो, अगर आपको शार्प रेजोनेंस चाहिए तो बैंडविड्थ कैसी है? स्मॉल। और बैंडविड्थ जैसे ही स्मॉल होगी अपने आप क्वालिटी फैक्टर लार्ज हो जाएगा। सो फॉर गुड ट्यूनिंग, शार्प रेजोनेंस, स्मॉल बैंडविड्थ एंड लार्ज क्यू फैक्टर। नहीं आया? फिर से, बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसीज की रीजन है जिनके लिए करंट मैक्सिमम का √2 से लेके मैक्सिमम तक जाए, फिर मैक्सिमम से √2 तक आए। एक हमने इस तरफ लिया ओमेगा 1, एक इस तरफ ओमेगा 2। ओमेगा 1 पे करंट मैक्सिमम का √2 है, ओमेगा 2 पे भी करंट मैक्सिमम का √2 है, या पावर मैक्सिमम की आधी, पावर मैक्सिमम की आधी। क्या नाम है उनका? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हमने कहा बैंडविड्थ की ये लेंथ है कितनी? R/L। हम बैंडविड्थ चाहते कैसी है? कम चाहते हैं, ताकि पतला एकदम शार्प हो, अगल बगल के चैनल ना कैच हो। तो अगर हम ये छोटा चाहते हैं तो R की वैल्यू स्मॉल कर दो, L की वैल्यू लार्ज। अब हमने कहा बैंडविड्थ जैसा ही एक और हमारे पास क्वांटिटी है, क्वालिटी फैक्टर। अब किसी भी चीज की क्वालिटी तब अच्छी होती है जब क्वालिटी उसकी ज्यादा हो, है ना? अच्छी क्वालिटी की है, बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है। तो हमने बोला क्यू फैक्टर शुड बी लार्ज। और जरा इसको सोचो, बैंडविड्थ जब स्मॉल होगी तो क्यू फैक्टर अपने आप लार्ज होगा। अब क्यू फैक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला, ऊपर ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या है? 1/√LC, नीचे डेल्टा ओमेगा क्या है? R/L। इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? 1/√LC, R/L ऊपर जाके हो जाएगा L/R, है ना? तो कितना हो जाएगा? 1/R, और ये √L, ये √L लिख सकते हैं, तो 1/R√L/C। सो क्यू फैक्टर की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 1/R√L/C। और बैंडविड्थ की जो वैल्यू आ रही, दोनों देख लेते हैं। बैंडविड्थ की जो वैल्यू आ रही ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वो है R/. हो गया खत्म। अब अगर आपको बढ़िया रेजोनेंस चाहिए, बढ़िया ट्यूनिंग चाहिए, शार्प रेजोनेंस चाहिए, तो बैंडविड्थ स्मॉल हो, उसके लिए R कैसा हो? छोटा, L कैसा हो? बड़ा। सो R should be small and L should be large। जरा Q फैक्टर से पूछते हैं, ये क्या कह रहे हैं? Q फैक्टर कैसा होना चाहिए? लार्ज। बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए? स्मॉल। अब Q फैक्टर लार्ज करना है तो बताओ, R should be स्मॉल, सेम बात कह रहे हैं, L should be लार्ज। C के बारे में भी ये बता सकते हैं, ये बड़ा चाहिए, ये कैसा हो जाए? छोटा, तो C should be स्मॉल। लो, तीनों की कहानी पता चल गई। सो फॉर शार्प रेजोनेंस, R should be small, C should be small and L should be large। ये हो गई कंडीशन। क्वालिटी फैक्टर से तीनों चीजें मिल गई, बैंडविड्थ से और है। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज बैंडविड्थ, व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? क्लियर है कि ट्यूनिंग करते वक्त हम चाहते हैं कि रेजोनेंस एकदम पतला पीक ले, शार्प हो। शार्प कब होगा? जब रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा, तो शार्पनेस पकड़ लेगा। साथ में एल की बात करें तो एल लार्ज। कैसे पकड़ा? बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ क्या होती है? वो विड्थ जिनके अंदर वो फ्रीक्वेंसी आती हो जिनके लिए करंट I0 max/√2 से I0 तक जाए, या पावर P max से लेके P max/2 तक जाए। बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी होती है? R/L। फिर हम एक क्वालिटी फैक्टर लाए जिसका फॉर्मूला क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ छोटी चाहिए यानी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा चाहिए। तो सोचो भी तो क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का हमने फॉर्मूला बनाया 1/R√L/C। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा चाहिए, R छोटा हो, C छोटा हो, L बड़ा हो। तो यहीं पे ये रेजोनेंस वाली कहानी करते हैं समाप्त। इसके बाद लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।